हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जियोग्राफी विद के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में जलवायु विज्ञान से संबंधित वायुमंडल की संगठन एवं संरचना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप लोग विश्वास रखें, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना से आने वाले कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले वायुमंडल की उत्पत्ति, फिर उसके बाद विकास, उसके बाद उसकी संरचना। ठीक है, और सॉरी उसके संगठन, यानी किन किन तत्वों से वो मिला है, मिल के बना है। उसके बाद उसके संरचना उसकी कैसी है, बनावट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे वायुमंडल की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक, तो पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रतिपादित निम्न मत एवं सिद्धांत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। ठीक है, तो जो पृथ्वी पे वायुमंडल का विकास हुआ है या उत्पत्ति उसकी हुई है, उसके लिए निम्न जो मत है या सिद्धांत है वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला है ग्रहाणु परिकल्पना, इसको टी.सी. चैम्बरलिन एवं एच.आर. मोल्टन ने दिया हुआ था। ठीक है, दूसरा जो है उष्ण उत्पत्ति सिद्धांत, और तीसरा जो है रासायनिक सिद्धांत। तो पहला ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, निम्न में से कौन सा वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। बस यही 3 सिद्धांत है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको कि यह 3 सिद्धांत है। इसके अलावा कोई सिद्धांत ऑप्शन में देता है वह वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान में जो वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो पूछेगा एग्जाम में वायुमंडल की विकास की कितनी अवस्था हैं, वर्तमान वायुमंडल की विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वह 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इस अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जो देखिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो क्या था, पृथ्वी पूरी तरीके से गर्म था। और जब पृथ्वी गर्म था तो उस समय ऑक्सीजन का अभाव था, एकदम ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, तो उस समय हाइड्रोजन और हीलियम गैस था। ठीक, तो हाइड्रोजन हीलियम गैस था मान लीजिए पृथ्वी पे, तो सूर्य के सौर पवन के कारण ये हाइड्रोजन एवं हीलियम इसको पृथ्वी के वायुमंडल से दूर हटा दिए गए। यह पहली अवस्था थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी ठंडी हो रही थी। ठीक है, जब ठंडी हो रही थी पृथ्वी, तो इसके अंदर से तमाम प्रकार की गैसें बाहर निकल रही थी। उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जलवाष्प भी बाहर आए, जिसके कारण फिर क्या हुआ, जलवाष्प संघनित होकर फिर वर्षा हुआ। ठीक, तीसरी अवस्था में जब वर्षा हो गया तो वनस्पतियाँ उग गई। जब वनस्पतियाँ उग गई तो पेड़ पौधे भी धीरे धीरे उगने लगे। उन्हीं पेड़ पौधों से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हुई, जिसके कारण जो वर्तमान वायुमंडल का अस्तित्व आता है। ठीक है, यानी जो वर्तमान समय में ऑक्सीजन जो 21% लगभग है, वह तीसरी अवस्था में पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल की 3 विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं वायुमंडल का संगठन। ठीक है, देखिए वायुमंडल का जो संगठन है तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह वायुमंडल पृथ्वी के साथ टिका हुआ है। मान लेते हैं पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों तरफ, देखिए पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ हजारों किलोमीटर मोटाई, जो इसकी मोटाई है, ठीक है, हजारों किलोमीटर मोटाई और कई सौ किलोमीटर चौड़ाई, ठीक, मोटाई और लंबाई जो भी है, गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। और ये जो वायुमंडल है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी पृथ्वी के खिंचाव बल के कारण यह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे, वायुमंडल जो है 3 आधारभूत तत्वों या संगठकों से मिलकर बना है। जो वायुमंडल बना है वह 3 आधारभूत तत्व या संगठक से मिलकर बना है। आप लोग नोट कर लेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे गैस पहला, दूसरा जलवाष्प, तीसरा एरोसॉल। ठीक है, 3 मूलभूत तत्वों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है, गैस, जलवाष्प और एरोसॉल। ठीक, अब हम एक एक के बारे में जानते हैं। देखिए अब हम देखते हैं गैस के बारे में। ठीक, देखिए जो गैस है, 2 प्रकार के गैसों द्वारा वायुमंडल की गैसीय रचना हुई है। जो वायुमंडल में 2 प्रकार के गैस पाए जाते हैं, पहला अस्थायी गैस, ठीक है, और दूसरा अस्थायी गैस। तो हम अस्थायी गैस के बारे में जानते हैं पहले। अस्थायी गैस के में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन प्रमुख अस्थायी गैसें हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, पहला नाइट्रोजन, इसको देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की खोज जो की थी वह रदरफोर्ड ने 1972 में किया था। और जो
वो नाइट्रोजन होता है जीवमंडल में सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह एमिनो एसिड का आवश्यक अंश होता है। इसी से यानी एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, वायुमंडल जो वायुमंडलीय गैसों में सर्वाधिक भाग किसका होता है? नाइट्रोजन का 78.8% होता है, परंतु जीवित जीव इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को अमोनियम नमक के रूप में प्राप्त करते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं वह नाइट्रोजन पौधों एवं उनके उत्पादों के भक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी जो पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन को क्या करते हैं? मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा लेते हैं, और जबकि जो जीव जंतु होते हैं यानी मनुष्य जो जीव जंतु होते हैं वह पौधों को खा के नाइट्रोजन प्राप्त करता है। अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। जोसेफ प्रिस्टली ने किया था ऑक्सीजन की खोज। रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय यह गैस होती है, क्योंकि जीवमंडल के अधिकांश तत्वों में आसानी से यह मिल जाती है। ऑक्सीजन जीवित पदार्थों में, कोई भी जीवित पदार्थ हो, चाहे वह जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, उसके 70% एटम का निर्माण ऑक्सीजन ही करता है, तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। किसकी? ऑक्सीजन की। यह एवं 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, मतलब एकदम से नाम मात्र हो जाती है। अब 120 किलोमीटर ऊंचाई मान लेते हैं धरातल है, धरातल से ऊपर यानी वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर नगण्य हो जाता है। अब आगे देखते हैं परिवर्तनशील गैसें कौन कौन है। ठीक है, इसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, नियोन, जेनान, क्रिप्टॉन, मीथेन, यह सब आदि जो हैं यह परिवर्तनशील गैस है, यानी इनके मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अब हम परिवर्तनशील गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रवेशीय सौरिक विकिरण तरंगों के लिए पारदर्शी होता है। ठीक है, परंतु बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी अर्थात अवरोधक होती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से होने वाली बहिर्गामी विकिरण को पृथ्वी की ओर पुनः वापस लौटा देता है, जिस कारण हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, जिस कारण धरातल के तापमान में वृद्धि होने से भूमंडलीय ऊष्मन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यह पृथ्वी का धरातल है और यह क्या है? वायुमंडल की परत है। ठीक है, इसे इस तरह वायुमंडल की यह परत है, धरातल है। ठीक, धरातल है। अब देखिए यहाँ सूर्य है, सूर्य से जो किरण आएगी क्या करेगा? वायुमंडल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सूर्य से आने वाली किरणों को कुछ अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब पृथ्वी से दीर्घ तरंगों में ऊर्जा जाती है तो भी क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको भी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, फिर अवशोषित करके वो फिर से पृथ्वी को वापस भेजता है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जाती है। हम एक और परिवर्तनशील गैस ओजोन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण समतापमंडल के निचले भाग में होता है। ठीक है, समतापमंडल यानी क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा ओजोन का सांद्रण कहाँ पाया जाता है? निचले भागों में। इसी कारण इसे समतापीय मंडलीय ओजोन भी कहते हैं। ठीक, उल्लेखनीय है वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पादप एवं जंतु जगत के लिए समान रूप से, परंतु मनुष्य के लिए मुख्य रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। ठीक है, क्योंकि यह जीवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में मानव सहित समस्त जीवधारियों के लिए सौरिक, ठीक है, यह सौरिक पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए रक्षा कवच का कार्य करती है। इसी कारण ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। देखिए पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। अब देखिए ये धरातल है, धरातल से इस तरह से, ठीक है, मान लेते हैं, एक मिनट, ये धरातल है इस तरह से। ठीक, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गए और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो धरातल से सबसे जो नज़दीक की परत होती है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। फिर इसके ऊपर पाई जाती है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल के यही निचले ही हिस्से में क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल। निचले हिस्से में ये हमारे जो गाढ़ा कर दे रहे हैं इसको कहते हैं ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन लेयर।
तो ओजोन जो परत होती है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है इसको क्या करती है, वह अवशोषित कर लेती है, और इसको अवशोषित करके जो दूषित होता है अल्ट्रा वायलेट किरण को वह वहीं पे अवशोषित करके छननी की भांति छान के वह क्या करती है, ताप को पृथ्वी पे भेजती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं होने पाता। ठीक है, अगर ये ओजोन परत हट जाती तो पराबैंगनी किरण सीधे धरातल पे आता तो क्या करता, वह मनुष्य एवं तमाम जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता। ठीक, तो आगे हम लोग देते हैं अब जलवाष्प। ये भी एक प्रकार की क्या है, परिवर्तनशील गैस है जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प के बारे में इसकी विशेषता देख लेते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। ठीक है, जो जलवाष्प होती है ऊंचाई के साथ घटी जाती है, यानी मान लीजिए धरातली क्षेत्र है, धरातल से ऊपर की तरफ हम निरंतर जाते रहेंगे, जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती, घटती जाएगी घटती जाएगी। ठीक है, तो यही बता रहा है, जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय में यह हवा के आयतन का 4% होता है, जो गर्म एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच इन क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा, यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र कटिबंध होते हैं ना यह, तो इन क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा कितनी होगी, 4%। ठीक है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में इसका आयतन क्या हो जाता है, 1% से भी कम हो जाता है। विषुवत ध्रुव वृत्त से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। मान लीजिए विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ उत्तर की तरफ जाए या दक्षिण की तरफ जाए, जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाएगी। ठीक है, यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह कंबल की तरह कार्य करती है। तो कौन सी जो गैस है वह कंबल की भांति कार्य करती है, तो वह है जलवाष्प। ठीक है, तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म होने देती है और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर तथा अस्थिर होने में भी योगदान देती है। ठीक है, अब देखिए ये धरातल है और धरातल में ही यह मान लीजिए क्या है, जलवाष्प है। ठीक है, तो जलवाष्प में जो जब सूर्य का किरण आएगा तो क्या करेगा, ये जलवाष्प कुछ भाग इसके सोख लेंगे। ठीक है, सोखने के बाद अब कुछ भाग इसका नीचे आएगा, फिर अब रात का समय होगा तो सूर्य से प्रकाश नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अब धरातल से दीर्घ तरंगे फिर वायुमंडल को जाएंगे। ठीक है, जब धरातल से दीर्घ तरंगे वायुमंडली में फिर से जाती हैं तो क्या करता है, जलवाष्प फिर से उसको सोख लेता है। सोखने के बाद क्या करता है, उस फिर से पृथ्वी को वो भी वापस करता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान एकदम से कम होने नहीं पाता। ठीक है, तो यह जलवाष्प क्या होता करता है, कंबल की भांति कार्य करता है, यानी न ज़्यादा गर्मी देता है न ज़्यादा ठंडी होने देता है, किसको, पृथ्वी को। ठीक है, अब देखिए एयरोसॉल, यह भी वायुमंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एयरोसॉल में देखिए वायुमंडल में जो छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। जो वायुमंडल होता है उसमें गैसों के अलावा, ठीक है, जलवाष्प के अलावा भी जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठोस कण होते हैं, उसको भी रखने की क्षमता होती है। एक कण विभिन्न स्रोतों, जो एक कण होते हैं वायुमंडल में, यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कणों से निकलते हैं। ठीक है, धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनी वायु प्रवाह द्वारा इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। ठीक है, तो देखिए धूल कणों का सबसे अधिक जमाव कहाँ पे पाया जाता है, उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में। तो यह एग्जाम में पूछता है सबसे ज़्यादा धूल कण कहाँ पाए जाते हैं वायुमंडल में, तो उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधों में, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, सूखी हवा के कारण होता है। ठीक है, वहाँ पे हवा कैसी रहती है, सूखी होती है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। कौन से, धूल कण। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र होते हैं, ठीक है, की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों तरफ जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। यानी धूल कण अगर वायुमंडल से हटा दिया जाए तो मेघ भी नहीं बनेगा। अब देखिए धूल कण, मान लीजिए वायुमंडल है, ठीक है, सॉरी धरातल है, अब यह मान लीजिए क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल कह रहा है जो धूल कण होते हैं वह
धरातल के आसपास पाए जाते हैं ज़्यादा, निचले वायुमंडल में, ठीक है, यह निचला वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक, कभी कभी संवहनी हवाओं के कारण, मान लीजिए संवहनी यानी यहाँ पे खूब ज़्यादा गर्मी पड़ी तो क्या हुआ, यहाँ गर्म होकर हवा ऊपर की तरफ उठी तो यह धूल कणों को क्या करती है, ऊपर तक, यहाँ तक भी ले जाती है। ठीक है, ठीक, और यह धूल कण क्या करते हैं, ये जो धूल कण वायुमंडल में होते हैं, यह यहाँ पे जलवाष्प संघनित होकर क्या करते हैं, बादल का ये सब निर्माण करते हैं, तो ऐसे बादल बन जाता है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग वायुमंडल, जो वायुमंडलीय गैसीय संगठन है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक घटक है, इसका सूत्र है और द्रव्यमान प्रतिशत में है, तो आप लोग ये चार्ट जरूर स्क्रीनशॉट मार के लिख लेंगे। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन, इसको N2 कहते हैं। ठीक है, यह वायुमंडल में 78.8% पाया जाता है नाइट्रोजन, जबकि ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, यह 20.95% वायुमंडल में पाया जाता है। आर्गन जो होता है इसको AR कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र जो है वह AR है, यह 0.93% वायुमंडल में पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, यह वायुमंडल में 0.036% पाया जाता है। नियान को Ne कहते हैं, वह पूरे वायुमंडल में 0.002% पाया जाता है, जबकि हीलियम को He बोलते हैं, यह पूरे वायुमंडल में 0.000 यानी 0.30, ठीक है, 0.005। ठीक, क्रेप्टो को Kr कहते हैं, यह 0.001%। जेनन को Xe कहते हैं, यह 0.00009। ठीक है, हाइड्रोजन, यह इसको H2 कहते हैं। ठीक, यह वायुमंडल में 0.000, ठीक है, यानी 0 के बाद 40, 0 के बाद 40 फिर 5, ठीक, इतना आते हैं। यह इंजाम में कई बार इसका रासायनिक सूत्र में इसे मिलाने को बोल देता है। ठीक है, आप लोग अगर इसको नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल की संरचना। ठीक, ये थे संगठन हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इसका नोट्स बना लीजिए, और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, नेट के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए, ठीक है, अदर राज्यों के जो भी भूगोल विषय से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उसमें सभी में यह काम आएगा। ठीक, वायुमंडल की संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में आधुनिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो सांडे, रवि सांडे, बैलूम, रॉकेट, रडार, उपग्रह, रेडियो तरंग, विविध प्रकार के सेंसर आदि का सहारा लिया जाता है। ठीक, तो पूछ देगा वायुमंडल के विषय में आधुनिक जानकारी के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें से कोई 3 ऑप्शन रहेगा और कोई एक ऑप्शन और दे देगा, तो आप लोग पहचान लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई संकेंद्रित परतों या मंडलों से हुई है। वायुमंडल की परतीय संरचना का 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। जो वायुमंडल की जो परतीय संरचना है उसको 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, एक तापीय विशेषता के आधार पर और एक रासायनिक विशेषता के आधार पर। पूरे वायुमंडल को, यानी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ जो व्याप्त गैसीय आवरण है इसी को वायुमंडल कहते हैं। इसी में परत पाई जाती है। ठीक है, तो इन परतों को 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, एक तापीय विशेषता के आधार पर और एक रासायनिक विशेषता के आधार पर। अब हम लोग पहले जानेंगे तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो तापीय विशेषता के आधार पर तापमान एवं वायुदाब की विशेषता के आधार पर वायुमंडल के स्तरीकरण को विभिन्न विज्ञानियों ने अलग अलग रूपों में विभाजित किया है। ठीक है, तापमान एवं वायुदाब की विशेषता के आधार पर वायुमंडल के जो स्तर बने हुए हैं उसको विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप में विभाजित किया है। उदाहरण के लिए एस पेटरसन, एक विद्वान है एस पेटरसन, इन्होंने पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायुमंडल को 5 लंबवत परतों में विभाजित किया है। मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों तरफ व्याप्त जो वायुमंडल है इसी को तापमान के आधार पर, ठीक है, पेटरसन ने 5 भागों में ऐसे विभाजित किया, 1 2 ऐसे 3 4 फिर 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया। किसने? पेटरसन। यह क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, और यह क्या है? वायुमंडल। तो आगे देखिए कौन कौन से भाग इन्होंने बांटा था। इन्होंने बोला था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, पेटरसन महोदय ने। ठीक है, जबकि तापमान के ही आधार पर RG बारी और RJ चोरले 1998 में इन्होंने 3 गर्म और 2 ठंडी परतों का निर्धारण किया था। किसने?
आरजी बारी और आरजे चोरले ने भी तापमान के ही आधार पर 3 गर्म भागों में और 2 ठंडी परतों में वायुमंडल को निर्धारण किया था। ठीक है, अब देखिए सामान्य रूप में वायुमंडल में ऊंचाई के साथ 4 तापीय मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, यह सविंदर सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके बुक के अनुसार। ठीक, सामान्य रूप से वायुमंडल में ऊंचाई के साथ 4 तापीय मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से? परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। यह 4 भागों में समान तौर पे बांटा गया है सविंदर सिंह के बुक के अनुसार। ठीक है, जबकि तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया, संस्तरों में बांटा गया। यह एनसीईआरटी बुक के अनुसार 5 भागों में, तापमान के आधार पर 5 भागों में, जबकि सविंद्र सर की बुक में तापमान के ही आधार पर सामान्य रूप से वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार तापमान की स्थिति के अनुसार ही वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो दोनों में अंतर है। अब एग्जाम में देखिए झारखंड में भी पूछा था तापमान के आधार पे वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे आयोग ने 4 उसका आंसर माना है, लेकिन एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से 5 दिया हुआ है। अगर मतलब बच्चे ऑब्जेक्शन किए हुए हैं, देखते हैं उसका आंसर बदलता है या नहीं, आप लोग जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा तो आयोग क्या मान रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक परत के बारे में, सामान्य रूप से क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। मान लीजिए धरातल है, धरातल से जो सबसे पास वाली परत होती है यह परत, ठीक है, यह परत, इसको ही कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसका जो क्षोभ मंडल का जो नामांकन किसने किया था? ट्रोपोस्फीयर के रूप में टिजरेंस डी बोट ने किया था। क्षोभ मंडल का नामांकन सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर के रूप में टिजरेंस डी बोट ने किया था। ठीक है, ट्रोपोज जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिश्रण, मिश्रण। ठीक है, यहाँ विसरण लिखा गया, मिश्रण। ठीक, या विक्षोभ, विक्षोभ। ठीक है, इसी कारण इस परत या मंडल को विक्षोभ मंडल, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग, विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इस परत को विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के कारण संवहनी परत भी कहा जाता है। देखिए क्षोभ मंडल को कई नामों से जानते हैं। देखिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, भंवर मंडल भी कहा जाता है और संवहनी परत भी इसको कहा जाता है। कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, संवहनी परत भी कहा जाता है। मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। ठीक, जैसे संघनन, वाष्पीकरण, वर्षण, कुहरा, बादल, ओस, पाला, हिम वर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, बिजली की चमक, तड़ित झंडा, वायुमंडलीय तूफान, ये सब क्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके साथ साथ चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, ठीक है, इसी मंडल में घटित होते हैं। इस मंडल में वायुमंडल के समस्त जो गैसीय द्रव्यमान है उसका 75% केंद्रित होता है। जो समस्त वायुमंडलीय जो द्रव्यमान है उसका 75% कहाँ पाया जाता है? वह क्षोभ मंडल में पाया जाता है, इन परत में। ठीक है, आगे इसके अलावा अधिकांश जलवाष्प जो होते हैं और एयरोसोल जो होते हैं और प्रदूषक जो होते हैं इसी मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी से, धरातल के आसपास से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जलवाष्प, एयरोसोल, प्रदूषक यहीं पाए जाते हैं। जीवधारियों की दृष्टि से भी क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानव सहित सभी जीवधारी जीवों का अस्तित्व क्षोभ मंडल में होने वाली जो मौसमी घटनाओं के कारण ही संभव हो पाया है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प, ठीक है, यहाँ जलवाष्प, ठीक है, एयरोसोल एवं गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। मान लीजिए ये क्षोभ मंडल है, धरातल है और यह क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है? ऊंचाई के साथ क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, ठीक, तापमान घटता जाता है, एयरोसोल यानी जो धूल कण होते हैं वो भी घटता जाता है, इसीलिए इसी को कहते हैं परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्षोभ मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है? प्रति 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री यानी 6.5 सेंटीग्रेड या 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? घटता जाता है ऊंचाई के साथ। मान लीजिए यह धरातल के आसपास अगर यहाँ पे
14 सेंटीग्रेड तापमान है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर अगर ऊंचाई पर हम चले गए, यहाँ पे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम आ गए तो यहाँ पे 14 में से 6.5 घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ 14 है, 6.5 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 13 7, ठीक है। यानी 7.5 यहाँ पे सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, तापमान की गिरावट के इस दर को समान ताप दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक। क्षोभमंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पे 18 किमी पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पे 8 किमी तथा क्षोभमंडल की जो औसत ऊंचाई है यह 13 किलोमीटर पाई जाती है। अब देखिए, विषुवत रेखा पे क्यों 8 पाई जा रही है और 18 पाई जा रही है, और ध्रुवों पे क्यों 8 पाई जा रही है, ठीक है। इसका कारण क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, धरातल है, ठीक है। तो क्षोभमंडल की ओर क्या होता है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। और वहाँ पे सूर्य की प्रकाश, सबसे ज़रूरी है सूर्य का प्रकाश वहाँ पे तिरछा जाता है, तो तापमान पे ही आधारित होता है। जहाँ तापमान ज़्यादा पाया जाएगा और वहाँ पे संवहनी तरंगे उठेंगी तो वहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर, ध्रुव पे 6 से 8 किलोमीटर पाई जाती है, इस तरह, ठीक है। क्षोभमंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर और ध्रुव पे 8 किलोमीटर, ठीक। आगे देखिए, विषुवत वृत्त के ऊपर यानी क्षोभ सीमा पर तापमान 80 सेंटीग्रेड माइनस में हो जाता है, -80 सेंटीग्रेड हो जाता है, और ध्रुव के ऊपर -45 सेंटीग्रेड हो जाता है। अब कैसे, मान लीजिए यह धरातल है और यह है विषुवतरेखीय क्षेत्र है, ठीक है, और यह ध्रुवीय क्षेत्र है। तो ध्रुवीय क्षेत्र पे 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है विषुवत रेखा की, और जबकि विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों पे 8 किलोमीटर होती है। तो ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, तापमान 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे कितना घटता है, 6.5 डिग्री घटता है। तो 18 किलोमीटर अगर ऊंचाई जाएंगे तो वहाँ पे तापमान कितना हो जाता है, -80 हो जाता है, ठीक है, विषुवत रेखा पे। जबकि ध्रुवों पे अगर 8 किलोमीटर ऊंचाई पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे -45 हो रहा है, ऊंचाई के अंतर के कारण, ठीक। आगे देखते हैं, समांतर क्षोभमंडल को 2 उपमंडलों में विभक्त किया जाता है। जो क्षोभमंडल होता है इस तरह, इसको 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। इसको 2 भागों में क्षोभमंडल को ही बांट देते हैं। एक पृथ्वी के नीचे जो सटा हुआ आता है इसको निचली क्षोभमंडल, और इसके जो ऊपर होता है उसको ऊपरी क्षोभमंडल कहते हैं, इस तरह। निचली परत कहते हैं जो पृथ्वी से मतलब सटा यानी धरातली सतह से सटा हुआ होता है। इसको घर्षण परत भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इसे घर्षण परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरातली सतह द्वारा हवाओं की दिशा एवं गति में अधिकतम घर्षण एवं रुकावट उत्पन्न होती है, ठीक है। इस निचली परत में तापीय प्रतिलोमन की क्रिया भी सर्वाधिक होती है। जैसे यह धरातल है, मान लीजिए, ठीक है, ये धरातल है, कहीं ऊंचा है, नीचा है, इस तरह है ना। तो जो क्षोभमंडल की निचली परत यह परत है। मान लीजिए अब यहाँ से हवा चलेगी, हवा जब चलेगी तो क्या होगा, ये ऊबड़ खाबड़ या फिर जो भी कण हैं इनसे टकरा के वो क्या करेगी, रुकावट उत्पन्न होगा। तो इसलिए वो उसकी जो गति होती है वो कम होती जाती है, इसलिए इसको कहते हैं घर्षण परत, ठीक है। जबकि ऊपरी परत जो होती है वहाँ पे रुकावट नहीं उत्पन्न होता ना, क्योंकि यह धरातली सतह यह थी, तो यह निचली क्षोभमंडल हो गई और यह ऊपरी। तो ऊपरी में क्या होती है, जलवाष्प, धूल कण, हवा के कण, ये सब बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह यहाँ की घर्षण क्रिया नहीं हो पाती है। तो जो ऊपरी परत होता है, यहाँ इस परत में धरातली घर्षण का क्या होता है, अभाव होता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे धरातल से वह टच नहीं रहता, ठीक है। यह परत चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती से सर्वाधिक प्रभावित होता है। जो दूसरे ऊपरी परत होती है क्षोभमंडल की, वहाँ पे चक्रवात और प्रतिचक्रवात से वह ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए इस तरह धरातल के बाद यह क्षोभमंडल, और क्षोभमंडल की यह क्षोभ सीमा होती है। क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल, 5 भागों में यह है धरातल, ठीक। तो यह क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभमंडल और मध्य मंडल के बीच में एक परत पाई जाती है जिसको कहते हैं ट्रोपोपाय, ठीक है, ट्रोपोपाज। अब हम लोग ट्रोपोपाज के बारे में पढ़ेंगे, जो समताप मंडल और क्षोभमंडल के बीच में पाई जाती है, ठीक है, ट्रोपोपाज जिसको कहते हैं। देखिए क्षोभ सीमा भी उसको हिंदी में कहते हैं।
जो ट्रोपोपाज होता है इसका नामांकन जो था वो सबसे पहले नेपियर शाह महोदय ने किया था। नेपियर शाह महोदय ने ट्रोपोपाज का नामांकन किया था। अब हम लोग थोड़ा ट्रोपोपाज की विशेषता देख लेते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी विशेषता, यह एग्जाम में बार बार पूछता है। ट्रोपोपाज की निम्न विशेषताएं होती है। जैसे पहला जो होती है इसकी विशेषता, ट्रोपोपाज रेखीय न होकर मंडलीय होता है। ठीक है, तो ट्रोपोपाज जो होता है एक रेखा नहीं होता है, यह मंडली होता है, यानी यह कुछ इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, वह 1, 2, 4, 5 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। देखिए इसकी जो औसत चौड़ाई होती है या मोटाई जिसको कह सकते हैं वह 1.5 किलोमीटर होती है। तो 1.5 किलोमीटर की कोई रेखा तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए कह रहा है ट्रोपोपाज जो होती है वह रेखीय न होकर मंडली होती है। ठीक है, तो इसकी औसत मोटाई जो होती है वह 1.5 किलोमीटर होती है। ठीक, ट्रोपोपाज को ही शीत बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रोपोपाज में क्या होता है, तापमान स्थिर होता है, न घटता है न बढ़ता है। फिर ट्रोपोपाज में जो भूमध्य रेखा पे, जैसे ये धरातल था, धरातल के ऊपर क्या था, ये क्षोभ क्षोभ मंडल का ये विषुवतरेखीय क्षेत्र था, ये ध्रुवीय क्षेत्र था। तो यही कह रहा है विषुवतरेखीय क्षेत्र पे, ये विषुवतरेखीय क्षेत्र पे ट्रोपोपाज पे 100 मिलीबार होता है वायुदाब, 100 मिलीबार, जबकि ध्रुवों पे कितना होता है, 250 मिलीबार। ठीक है, आगे जेट स्ट्रीम तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र में ट्रोपोपाज की क्रमबद्धता भंग हो जाती है। जो जेट स्ट्रीम चलता है वह वो क्षोभ सीमा पे ही पश्चिम से पूरब की तरफ एक हवा चलती है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धरातल है, ये धरातली सतह है। ठीक है, धरातली सतह पे के ऊपर यह क्षोभ मंडल पाया जा रहा है। क्षोभ मंडल के ही ऊपरी सीमा पे, क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा पे ही लगभग ये क्या चलती है, जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम जब चलती है तो क्या कहती है, ट्रोपोपाज की जो क्रमबद्धता है उसको भंग कर देती है। ये जेट स्ट्रीम कैसे चलती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। आगे ट्रोपोपाज में स्थानिक तथा कालिक परिवर्तन होता है। जो ट्रोपोपाज होता है उसमें स्थान विशेष पे और समय विशेष में परिवर्तन होता है। जैसे स्थान मतलब विषुवत रेखा पे ट्रोपोपाज की ऊंचाई ज़्यादा होती है, जबकि ध्रुव पे ट्रोपोपाज की ऊंचाई कम होती है, तो यह स्थानिक हो गया। कालिक परिवर्तन यानी ठंडियों में ट्रोपोपाज की ऊंचाई घट जाती है, जबकि गर्मियों में क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, संवहनी तरंगे के कारण क्षोभमंडल की क्षोभ सीमा की ऊंचाई बढ़ जाती है। देखिए आगे, ट्रोपोपाज की भूमध्य रेखा पे ऊंचाई 17 किलोमीटर और जबकि ध्रुव पे 9 किलो से 10 किलोमीटर होती है। तो ये ट्रोपोपाज आप पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, ट्रोपोपाज के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम इसको भी टीजरेंस डी बोट द्वारा 1902 में किया गया। ठीक है, इस मंडल की ऊंचाई, मोटाई एवं तापीय दशा के विषय में परस्पर विरोधी मत है। प्रारंभ में इस मंडल को समतापी माना गया था, अर्थात इस पूरे मंडल में तापमान न तो ऊंचाई के साथ बढ़ता और न ही घटता था, वरन समान रहता था। परंतु इस विचारधारा का अब खंडन कर दिया गया है। ठीक है, समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है, 50 किलोमीटर, यानी धरातल से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, इस मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 32 फारेनहाइट हो जाता है। मान लीजिए यह है धरातल, धरातल के बाद यह है क्षोभ मंडल, क्षोभ के मंडल के बाद यह समताप मंडल, दूसरी परत है ना, इसको कहते हैं समताप मंडल, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा पे तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही बताना चाह रहे हैं। आगे, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहता है। जैसे क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे ट्रोपोपाज था, वैसे ही समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपाज, यानी समताप सीमा। ठीक है, तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैसों द्वारा सौरिक पराबैंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण एवं कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होती है। देख रहे थे आप लोग, जो क्षोभ मंडल था उसकी ऊंचाई पर तापमान -80 हो जा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो जा रहा है, समताप मंडल में के ऊपरी भागों में तापमान 0 हो जा रहा है, यानी माइनस कवर करते हुए फिर प्लस में आ जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि समताप मंडल में क्या पाया जा रहा है, ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या कर रहा है, जो सौरिक पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित कर ले रहा है, अवशोषित करने के कारण वहाँ पे तापमान थोड़ा बढ़ जा रहा है। ठीक, आगे
विरल हवा के कारण स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, बादलों का प्राय अभाव होता है। समताप मंडल में बादलों का प्राय अभाव होता है। यहाँ पे पवन संचार बहुत हल्का होता है। पवन जो होती है उसमें आर्द्रता नहीं होती है, शुष्क होती है। ठीक है। ओजोन के सांद्रण आदि के कारण इस मंडल में मौसम की घटनाएं कम घटित होती है। यानी मौसम से संबंधित घटनाएं यहाँ पे नहीं पाई जाती, पाई भी जाती हैं तो बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी निचले समताप मंडल में सीरस बादल, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड भी कहते हैं, वह कहीं कहीं दिखाई पड़ जाते हैं। तो मान लेते हैं यह धरातल, ठीक है, धरातल, यह धरातल के सबसे करीब यह क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद यह है समताप मंडल। समताप मंडल के ये नीचला जो भाग है, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी क्या होते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड दिखाई पड़ता है निचले समताप मंडल, ऊपर नहीं। ठीक है। आगे निचला समताप मंडल जीवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी में जीवन रक्षक ओजोन गैस O3, ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक होती है। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यद्यपि ओजोन की स्थिति 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मतलब पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक। अत्यधिक ओजोन वाली निचली परत को क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं, जो 15 से 35 किलोमीटर के तक विस्तृत है। यानी समताप मंडल में ही ये बताए थे ना, ये धरातल, धरातल के बाद ये हो गया क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद यह है समताप मंडल। समताप मंडल के निचली जो भाग है, ये वाला भाग, यही क्या है, ओजोन परत यहीं पे पाई जाती है। ज़्यादा ओजोन यहीं पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओजोन पाया जाता है, इसीलिए इसको ओजोन मंडल कह देते हैं। ठीक है। आगे मध्य मंडल हम लोग जानते हैं। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से, ठीक है, सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, क्योंकि 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पे क्या पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है। तो समताप मंडल के ऊपर यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, इस तरह समझिए। ठीक। ये धरातल हो गया 0 किलोमीटर, 0 से मान लेते हैं 18 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर, यह क्या होता है, क्षोभ मंडल। ठीक। उसके बाद फिर 13 से मान लेते हैं औसत के बाद 50 किलोमीटर तक, इसको मतलब है समताप मंडल। ठीक है। फिर 50 से 80 किलोमीटर, इस तरह इसको मान लेते हैं यह मध्य मंडल है, तीसरा परत। ठीक है, मध्य मंडल 50 से 80, ये वाला एरिया। आगे इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। ज्ञातव्य है कि स्ट्रेटोपाज में तापमान में वृद्धि समाप्त हो जाती है। स्ट्रेटो जो पाज होता है वहाँ तापमान में वृद्धि समाप्त हो जाती है, इसके ऊपर तापमान घटने लगता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, यानी मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा आती है, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, इस तरह 0, ठीक है, 0 के बाद 18, फिर मान लिया 50, यहाँ 80, तो ऊपरी सीमा मान लिया यह मध्य मंडल है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर की ये वाला मध्य मंडल है। ठीक है। तो कह रहा है ऊपरी सीमा, यानी यह इस जगह 80 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाता है, -80 सेंटीग्रेड हो जाता है। और यहाँ पे कितना था, क्षोभ सीमा पे कितना था, प्लस में था। ठीक है, 0, यहाँ पे 0 था प्लस में समताप मंडल के सीमा पे। यहाँ पे लेकिन मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पे कितना हो जाता है, माइनस हो जा रहा है। ठीक है, -80 डिग्री हो जाता है, तथा यह -100 से -133 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, मेसोपाज कहते हैं। इस मंडल की इस सीमा के ऊपर जाने पे तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी मेसोपाज के ऊपर जाने पे तापमान क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। वास्तव में 80 किमी की ऊंचाई के बाद मेसोपाज तापीय प्रतिलोमन को इंगित करता है। मेसोपाज जो होता है वह तापीय प्रतिलोमन को इंगित करता है, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है, तापमान कम होता है, और उसके ऊपर क्या जाता है, मान लीजिए यह मेसोपाज है। ठीक है, मेसोपाज के नीचे तापमान कम रहता है और मेसोपाज के ऊपर तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे घट जाता है, यानी कम रहता है। तो जब ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ने लगे तो उसको कहते हैं तापीय प्रतिलोमन। तो मेसोपाज के ऊपर तापमान ज़्यादा हो जाता है और उसके नीचे कम हो जाता है, इसलिए मेसोपाज को क्या कहते हैं, तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, इंगित करता है। आगे
नाक्टिलुसेंट बादलों का ध्रुव के ऊपर इसी मंडल में यानी समताप मंडल मध्य मंडल में ही नाक्टिलुसेंट बादलों का ध्रुव के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। मध्य मंडल में नाक्टिलुसेंट नाम का बादल ध्रुव के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है, ठंडियों में नहीं, याद रहे गर्मियों में दर्शन होता है। ठीक है, इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। ठीक है, संवहनी जब धरातल अत्यधिक गर्म होता है तो क्या होता है, गर्म होने के बाद हवा गर्म के ऊपर की तरफ उठती है। जब तेज़ी से हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ऊंचाई तक जाएगी। जब ऊंचाई तक पहुंच जाती है कभी कभी तो मध्य मंडल में पहुंच जाती है। तो जब वहाँ पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे भी बादलों का निर्माण होता है, वह भी गर्मियों में। ठीक है, ध्रुव के ऊपर। ठीक, कौन से बादल, नाक्टिलुसेंट नामक बादल, और इस संवहनी प्रक्रिया द्वारा और उल्का धूल के कारण होता है। ठीक है, इस परत में वायुदाब बहुत कम होता है। मध्य मंडल में वायुदाब बहुत कम होता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई अर्थात स्ट्रेटोपाज पर, सॉरी यहाँ 80 होना चाहिए, नहीं 50, यानी समता जो सीमा होती है उसके ऊपर वायुदाब कितना होता है, 1 मिलीबार होता है। तथा मेसोपाज जब यानी मध्य मंडल के ऊपरी सीमा पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो वायुदाब होता है वह 0.01 मिलीबार हो जाता है। अब इस तरह समझिए। ठीक, यह है पहला परत जो है, ये देख रहे हैं आप, यह है क्षोभ मंडल और यह मध्य मंडल। ठीक, सॉरी समताप मंडल और यह मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल ऊपर होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको कहते हैं समताप सीमा। समताप मंडल का ऊपरी भाग उसको समताप सीमा। 50 किलोमीटर ऊंचाई पे यहाँ पे वायुदाब पा जा रहा है 1 मिलीबार। ठीक है, जबकि मध्य सीमा यानी मध्य मंडल का जो सीमा है मेसोपाज, यहाँ पे वायुदाब कितना पा रहा है, 0.01 मिलीबार। ठीक है, समझ रहे। अब हम लोग देखते हैं ताप मंडल। जो अगला परत है वो क्या है, ताप मंडल, उसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक है, मध्य मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को ताप मंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। विशिष्टताओं में विभिन्नताओं के आधार पर ताप मंडल को 2 उपमंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ताप मंडल को 2 भागों में बांटा गया है, आयन मंडल और आयतन मंडल में। अब हम लोग आयन मंडल और आयतन मंडल के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग आयन मंडल के बारे में जानते हैं। आयन मंडल का वायुमंडल में सागर तल से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच विस्तार पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है, जैसे DEFG। आयन मंडल में 4 परतें और भी पाई जाती हैं, D परत, E परत, F परत और G परत। अब इस तरह समझिए। ठीक, ये धरातल हो गया, धरातल। ठीक है, यह लंबवत। ठीक, यहाँ पे 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और यह 640 किलोमीटर। तो जो 18 किलोमीटर वाला है यह है क्षोभ मंडल, ये वाला एरिया क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक है, और जबकि 18 के बाद यहाँ से 50 किलोमीटर तक का एरिया है यह समताप मंडल। ठीक, उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर के बीच वाला एरिया है यह मध्य मंडल। ठीक, उसके बाद 80 से 640 किलोमीटर के बीच वाला एरिया को कहते हैं आयन मंडल, ये वाला एरिया को कहते हैं आयन मंडल। ठीक है, अब आयन मंडल में भी जो 80 से 640 किलोमीटर के बीच का एरिया है यह 4 परतों में विभाजित है, 1, 2, 3 और 4। पहले परत को D परत, ठीक है, फिर E परत, फिर F परत, फिर G परत, 4 भागों में विभाजित है। अब हम इस चारों परतों के बारे में जानते हैं। पहला है जो D परत। आयन मंडल में ही जो पहला परत है वह D परत है, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, यह परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, अर्थात निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल को वापस कहाँ भेज देती है, पृथ्वी पर, परंतु मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंग को सिग्नल को सोख लेती है। यह परत सूर्यास्त के बाद लुप्त हो जाती है, क्योंकि यह सौरिक विकिरण से संबंधित होती है। यानी जो D परत होती है वो क्या कहती है,
न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंग को वह परावर्तित कर देती है पृथ्वी पे, जबकि ठीक है, जबकि उच्च जो मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंग होती है उसको सोख लेती है। ठीक है, क्या यह सूर्यास्त के बाद लुप्त हो जाती है। अब हम लोग ई परत के बारे में जानते हैं। ई परत को केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में पूछा हुआ भी है। केनली हेविसाइड किस परत को कहते हैं, तो ई परत को कहते हैं। इसका विस्तार 99 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है, यानी पृथ्वी को सिग्नल भेज देती हैं। जबकि ठीक है, भेज देती है। इस परत का निर्माण सौरिक परावैंगनी फोटान नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन अणुओं के साथ अभिक्रिया होने से होता है। इस परत का भी सूर्यास्त के बाद अवसान हो जाता है। ठीक है, तो ई परत क्या करती है, मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को धरातल पर भेज देती है, जबकि न्यून तरंगों को सोख लेती हैं। ठीक, और यह भी सूर्यास्त के बाद लुप्त हो जाती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ई परत को दो परतों में विभक्त किया जाता है, ई परत और ई टू परत। ई परत और ई टू के परत के बारे में विशेषता नहीं जाननी है। अब हम लोग जानते हैं तीसरा जो है परत, एफ परत। एफ परत का निर्माण दो उप परतों यानी F1 F2 से हुआ है, के सम्मिलित रूप से हुआ है। एफ परत को क्या कहते हैं, यानी सम्मिलित एफ परत को यानी F1 F2 के सम्मिलित रूप को कहते हैं अफ्लीटन परत। अफ्लीटन परत, इसकी ऊंचाई 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी को वापस परावर्तित कर देती है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं जी परत। जी जो परत होती है वह 400 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के मध्य होती है। संभवतः इसकी स्थिति दिन एवं रात दोनों वक्त तो रहती है, परंतु इसका पता लगाना संभव नहीं है। तो आप लोग देखें, यहाँ पे एक बार फिर से बनाते हैं। यह है धरातल। धरातल के बाद ये पहला परत है क्षोभ मंडल, दूसरा परत है समताप मंडल, तीसरा परत है मध्य मंडल और चौथा परत है आयन मंडल। ठीक है, यह है आयन मंडल। आयन मंडल को 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला आयन मंडल में डी परत हो गया, फिर दूसरा है ई परत, फिर तीसरा है एफ परत और चौथा है जी परत। ठीक, इस तरह। अब हम देते हैं आयतन मंडल। आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को बाह्य वायुमंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर होती है, जिसके अंतर्गत आयतन मंडल एवं चुंबक मंडल को सम्मिलित किया जाता है। इस मंडल में वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होता है। यह एग्जाम में पूछता है किस मंडल में वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है, तो वह बाह्य मंडल। ठीक है, यानी एक्सोस्फीयर। ठीक, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं। पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी में चुंबक होता है ना, तो वही मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसके द्वारा जो पकड़े गए आवेशी जो कण होते हैं वह क्या करता है, मैग्नेट पकड़ता है उसको। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक है, इसमें अरोरा ऑस्ट्रलिस एवं अरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। ठीक, अरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस का अर्थ होता है बोरियालिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी। ठीक है, अरोरा का मतलब होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस या ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है उत्तरी एवं दक्षिणी। ठीक, इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा ऑस्ट्रेलिस को कहते हैं उत्तरी अरोरा बोरियालिस को कहते हैं उत्तरी ध्रुव प्रकाश, जबकि अरोरा ऑस्ट्रेलिस को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश। ठीक, वास्तव में अरोरा वायुमंडलीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। अरोरा ध्रुवीय प्रकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह प्राय आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। ठीक, तो ये था वायुमंडल की संरचना। अब हम लेते हैं तापमान के आधार पे, अब हम लोग देते हैं रासायनिक संगठन के आधार पे वायुमंडल की संरचना। ठीक, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 बृहद मंडलों में विभाजित किया गया है, सममंडल और विषम मंडल, यानी होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। ठीक, तो हम लोग सममंडल के बारे में जानते हैं। सममंडल निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है। अब रासायनिक संगठन के आधार पर मान लेते हैं
पूरा वायुमंडल है। अब रासायनिक संगठन के आधार पर इसको दो भागों में बांट देते हैं, सममंडल और विषम मंडल। ठीक है, तो यही कह रहा है जो सममंडल होता है वह निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है, यानी धरातल के जो आसपास होता है उसको निचला वायुमंडल, और जो ऊपर होता है उसको ऊपरी वायुमंडल कहते हैं। तो सममंडल कह रहा निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है। यह सागर तल से 90 किलोमीटर ऊंचाई पे, ठीक है, यह जीरो हो गया सागर तल, और यह 90 किलोमीटर ऊंचाई तक यह पाया जाता है। ठीक, इस मंडल को इसलिए सममंडल कहा जाता है कि इसमें सभी जो गैसों का अनुपात होता है वह एक जैसा होता है। इस मंडल के अंतर्गत क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्य मंडल तीनों को सम्मिलित किया जाता है। सममंडल के अंतर्गत क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्य मंडल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, दूसरा मंडल जो है रासायनिक संगठन के आधार पे इसको कहते हैं विषम मंडल। ठीक है, विषम मंडल। विषम मंडल का सागर तल से 90 किलोमीटर यानी ऊंचाई से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार पाया जाता है। इस मंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। इस मंडल में गैसों की 4 सुस्पष्ट परतें पाई जाती है। किसमें? विषम मंडल में। पहला जो गैसों की सुस्पष्ट परत है वह आणविक नाइट्रोजन की परत। ठीक है, इसमें जो प्रमुख गैसीय आणविक नाइट्रोजन है Na, तथा इस परत का विस्तार जो होता है वह 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। जो आणविक नाइट्रोजन होता है वह 90 किलोमीटर ऊंचाई से 200 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, जबकि जो एटॉमिक ऑक्सीजन की जो परत होती है वह 200 से 1100 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। हीलियम जो परत होती है वह 1100 से 3500 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, जबकि जो एटॉमिक हाइड्रोजन परत हैं वह 3500 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह था वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।